गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस पेपर या कह सकते हो भी सैम्पल पेपर हम शुरू कर चुके हैं। सेट ए हमने कर लिया है पूरा, सेट ए का सेक्शन ए पूरा कर लिया है और सेट ए का अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन बी, जिसमें 2 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2 है और इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है कि r इज इक्वल टू एक्स वाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4. Determine whether the relation R in the set n of natural numbers defined by this is reflexive, symmetric and transitive. आपको एक रिलेशन दे रखा है R, ध्यान से देखना है, 2 ही नंबर का है। तो पहले R को ना ओपन कर लो, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। एक्स वाई, y बराबर है x जमा 5 और x 4 से छोटा है। बात सुनना मेरी ध्यान से। और कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। तो ये कह रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना कि तुमने x की जगह पर 4 से कम वैल्यू यूज करनी है, यानी कि x की वैल्यू या तो 1 यूज करनी है या 2 यूज करनी है या 3 यूज करनी है। कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। ध्यान देना, y क्या है? x जमा 5 है। जब तुम x की जगह 1 रखोगे तो y कितना आएगा? 6 आएगा। तो एक पेयर तो हो गया 1,6। x की जगह 2 रखोगे तो y कितना आएगा? 7 आएगा। 3 रखोगे तो 8 आएगा। क्लियर है भाई? x 4 से छोटा था तो x की जगह 1 रखा 6 आ गया, 2 रखा 7 आ गया, 3 रखा 8 आ गया, यानी इसके अंदर ये 3 ही एलिमेंट्स आएंगे। ये सारा आपका रफ काम है। आपने इसको बस 2 ही नंबर का तो है। अब आपने बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। बात ध्यान से सुन लो कि नेचुरल नंबर्स पे ये सेट है, यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन डोमेन में केवल 1 2 3 आ रहे हैं। अब रिफ्लेक्सिव कब होता है कोई रिलेशन कि एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन हो, राम राम का भाई हो। ठीक है, यानी 1 का रिलेशन 1 से हो, 2 का रिलेशन 2 से हो और भाई 3 का रिलेशन 3 से हो। क्या ये तीनों पेयर इसमें हैं? नहीं है। तो तुम लिख दो, क्योंकि 1,1 R को बिलोंग नहीं कर रहा तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हो गया। सिमेट्रिक क्या होता है? राम लक्ष्मण का भाई है तो लक्ष्मण भी राम का भाई होना चाहिए। बात समझ आ रही है कि राम का जो रिलेशन लक्ष्मण से है उल्टा भी हम उसको कर सकें। अब 1,6 इसको बिलोंग कर रहा है। क्या 6,1 का पेयर इसके अंदर आ रहा है? ऐसे 2,7 है तो 7,2 नहीं है, 3,8 है तो 8,3 नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई 1,6 तो R को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6,1 R को बिलोंग नहीं कर रहा है। देन R इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्री दोनों तरफ से एक जैसा नहीं है रिलेशन। ठीक है ना। आगे बढ़े, तीसरे नंबर पे क्या होता है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से है तो A का रिलेशन C से होना चाहिए। राम लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण भरत का भाई है, तो अगर राम भी भरत का भाई है, पहला दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से और पहला तीसरे से रिलेटेड हो जाए तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव, एक से दूसरे से तीसरे पे पहुंच गया कहलाता है। अब तुम ध्यान दो, ट्रांजिटिव के केस को थोड़ा आपने ध्यान से समझना है कि 1 का रिलेशन 6 से है, 6 से है, लेकिन 6 का आगे किसी से नहीं है। 2 का रिलेशन 7 से है, लेकिन 7 का किसी और से नहीं है। 3 का रिलेशन 8 से है, लेकिन 8 का आगे किसी और से नहीं है। समझ पा रहे हो? राम लक्ष्मण तो मिल गए, लेकिन लक्ष्मण और भरत का पेयर नहीं मिल रहा। ऐसे ही यहाँ पर मान लो इनको राम लक्ष्मण मान ले तो उसका पेयर नहीं मिल रहा, यानी कि दूसरा पेयर है ही नहीं। तो उस कंडीशन में भी ये ट्रांजिटिव कहलाता है। 2 कंडीशन हो जाती हैं। अगर A का रिलेशन B से है, वही वाला, B का रिलेशन, देखो बाप बेटे का रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता,
समझ रहे हो? दशरथ राम का पिता है और राम लव कुश के पिता हैं, लेकिन दशरथ लव कुश के पिता नहीं है, दादा हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में रिलेशन बदल गया, तो ये जो रिलेशन है हमारा ये वो नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक रिलेशन एक से तीसरे पे पहुँच जाए तो ट्रांजिटिव है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं मिलता तीसरे तक पहुँचने के लिए। इन दैट केस ऑल्सो हम कहेंगे कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो तुम यहाँ, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि जब हमारे पास काटने के लिए तो कुछ है ही नहीं। भाई तुम कह दो जी राम लक्ष्मण का भाई है, लेकिन राम भरत का नहीं है, भाई लक्ष्मण भी तो भरत का भाई नहीं दिखा रखा। 1 का रिलेशन 6 से है, 1 का रिलेशन 6 से है, 1 से 5 बड़ा है 6, 6 से 5 बड़ा क्या होना था 11, लेकिन 6 और 11 का जोड़ा जब इसमें है ही नहीं तो डिनाई करने के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे इट इज ट्रांजिटिव। तो केवल इतना सा करना, ये तो मुझे समझाना पड़ता है इसलिए इतना टाइम लगता है, वरना पेपर में इतना टाइम नहीं लगेगा। अगले पे चलते हैं फटाफट। आगे देखो भाई, तीसरा ये हमारी आइडेंटिटी है। प्रूव दैट 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 31/17। आइडेंटिटी याद हो तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगी मैं सीधी, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। 2 तरीके हैं, इसको अलग अलग कर लो। 2x है, x जमा x कर लो, फिर एक बार टेंजेंट की लगाओ, फिर दोबारा, या 2 टेंजेंट इनवर्स की आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा दो। अब यहाँ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। पक्का याद है? टेंजेंट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो पहले तो इसकी जगह फॉर्मूला लगाओ, ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स 2x, यानी x की जगह कितना है भाई 1/2/1 माइनस x का स्क्वेयर यानी 1/4, और ये वाली टर्म हमारी यूं की यूं रह जाएगी। 2 नंबर का है तो कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी कर लेना। जल्दी का मतलब है कि भैया ये तो ऊपर कट के आ गया 1 में से 1/4 जाएगा, 3/4 आएगा, 3/4 को उल्टा करोगे तो 4/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब यहाँ आइडेंटिटी हमारी कौन सी लगेगी वो भी साथ में मेंशन कर दो। टेंजेंट इनवर्स x टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि एक्स वाई की जो प्रोडक्ट है वो 1 से कम होनी चाहिए। अब तुम इनकी प्रोडक्ट देख लो, 4/3 और 1/7 की प्रोडक्ट कितनी आएगी 4/21 आएगी भाई। 4/3 इंटू 1/7 4/21 1 से लेस है, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, टेंजेंट इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। और भाई अब देखो जरा 21 एलसीएम आएगा ऊपर, 3 7 जा 7 4 जा 28, 7 3 जा 3 1 जा 3, नीचे भी 21 आएगा, 21 1 जा 21, उसमें से 4 गया तो 17/21। एलसीएम से एलसीएम कट गया, 28 और 3 31। हमारी जो राइट हैंड साइड थी 31/17 आ गई, यही पूछी थी। 2 आइडेंटिटी इसमें हमारी लग रही हैं। चलूँ आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, ये सब एनसीईआरटी से उठा रखा है। इफ ए डैश इज दिस एंड बी इज दिस देन फाइंड ए प्लस 2b डैश। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक ही नंबर का 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। जो हमें निकालना है वो क्या है, a प्लस 2b का डैश। अगर तुम्हें आइडेंटिटी याद है तो तुम इसको खोलोगे तो ये क्या बनेगा, a डैश प्लस 2b डैश। a डैश तो ऑलरेडी आपके पास है, ये a नहीं है, a डैश है, तो a डैश ऑलरेडी आपके पास है। -2 3 1 2 प्लस 2b आपके पास है, इसका डैश कर दो, -1 0 और भाई 1 और 2 का डैश सॉल्व कर दो। ठीक है भाई, कोशिश करो कि जल्दी और एक्यूरेट करो। जमा है ये
ट्रांसपोज कर दो, -1 0 1 2 रो कॉलम में बदल गए, कॉलम रो में। अब -2 3 1 2 -2 2 0 4 -2 -2 -4 3 + 2 5 1 और 6, ये हमारा आ जाएगा आंसर। नहीं तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले इससे a निकालो, फिर b निकालो, फिर a + 2b निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा भी मैट्रिक्स से आ रहा है, इससे हमें ना अपना फाइनल पेपर का भी आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे। अब ये 2 नंबर के 2 आ रहे हैं। A is 3725, B is 6879, then verify that AB inverse is equal to B inverse A inverse। ध्यान देना, A हमें दे रखा है, A हमें दे रखा है 3725, ठीक है। B हमें दे रखा है 6879। वेरीफाई क्या करना है कि ए बी की प्रोडक्ट का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स की प्रोडक्ट के बराबर है। थोड़ा सा लंबा है, हम उसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे। हमें निकालना है, पहले ए इन्वर्स निकाल लो, बी इन्वर्स निकाल लो। तो भाई ए इन्वर्स के लिए निकालो ए का डिटर्मिनेंट, 3 7 2 5, 3 5 जा 15 -15 घटा 14, 1 आ जाएगा। नॉन जीरो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यहीं पे मैं कोशिश करती हूँ बी का डिटर्मिनेंट आ जाए। तो बी का डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ रहा है भाई, डायरेक्ट करूँ, 6 8 7 9 9 6 जा 54 और 7 6 जा 7 8 जा 56 माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब साफ दिख रहा है। अब इसकी ज़रूरत है एडजॉइंट की। 2/2 में एडजॉइंट मत निकालना, डायरेक्ट बता रखा है। क्वेश्चन भी 2 ही नंबर का है, तो एडजॉइंट ए डायरेक्ट बताओ क्या हो जाएगा। इन दोनों को तो इंटरचेंज कर देंगे। 2/2 का एडजॉइंट डायरेक्ट बता रही हूँ, प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर देंगे और इन दोनों का बदल देंगे भाई साइन। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो तो आपका आ गया ए इन्वर्स। एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ए का डिटर्मिनेंट कितना है, 1 है। 1 से भाग करेंगे तो यही चीज़ फिर आ जाएगी। तो ये तो आ गया बेटा ए का इन्वर्स। ठीक है, यहीं पे हम बी का निकाल देते हैं। पहले निकाल लो एडजॉइंट बी, फिर उसी तरह इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो और इन दोनों का जो भी साइन है उसको चेंज कर दो और बी इन्वर्स आ जाएगा एडजॉइंट बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी का डिटर्मिनेंट -2 है, -2 को तो बाहर रख लो, 1/2 हो जाएगा और इसके साइन अंदर से चेंज कर लो। समझ पाए हो मैंने क्या किया है? ये आ गया बी इन्वर्स। अब इन दोनों की करनी है पहले प्रोडक्ट, बी इन्वर्स ए इन्वर्स की कर दो प्रोडक्ट। थोड़ा मैंने बोल दिया था पहले कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। तो बी इन्वर्स हो गया -9 7 8 -6 और ए इन्वर्स हमारा हो जाता है 5 -7 -2 और 3, ये आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो ज़रा प्रोडक्ट भी देखो कितनी चीज़ें आ गई हैं। एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, प्रोडक्ट आ गई, इन्वर्स आ गया, मैट्रिक्स का मोटा मोटा मतलब काफ़ी सारे टॉपिक इस एक क्वेश्चन में कवर हो गए रिवीजन के लिए। 9 5 जा 45 -16, ठीक चल रहा है। 9 7 जा 63 + 8 3 जा 24, 7 5 जा 35 + 12 -49 -18, ठीक चल रहा है। कैलकुलेशन देख लेना, गलत नहीं होनी चाहिए। ये आ जाएगा माइनस का 61, 87, 47 और माइनस का 67। ये हमारी राइट हैंड साइड आई है। अभी लेफ्ट हैंड साइड और निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करोगे, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ए दिख ही रहा है, फिर उनका इन्वर्स निकालोगे भाई। 3 7 2 5, बी आ गया 6 8 7 9 और प्रोडक्ट देख लो, डायरेक्ट करूँ 36 18
7 तो 49, 18 और 49 67। ठीक है, समझ आ रहा है भाई। 8 तिया 24, 7 9 7 63, 24 और 63 87। ठीक है, 2 6 जा 12, 7 5 जा 35 47 और 16 और 45 61 आ जाएगा। कुछ कुछ तो मिलने लग गया उससे, इस उत्तर से मिलने लग गया ना। इसका निकाल दो डिटर्मिनेंट ए बी का ले। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, ए बी का इन्वर्स यानी इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 67 इंटू 61 भैया माइनस 87 इंटू 47। ये अब हम देखते हैं। देखो भाई 7 6 6 7 42, 4 36 और 4 40, 7 8 4087 तो ये आ गया। दूसरी मल्टीप्लाई और करो, ये मेरे ख्याल से तो 89, कुछ एक गलती और कर दी, वो 1/2 भी यहाँ छोड़ दिया मैंने। 89 4089 आएगा, ये करके देख लेना। ये देखो, चलो इधर ही कर देती हूँ मैं। किस किस की करनी है हमने 87 और 47, 7 तो 49, 4 7 8 56 और 4 60, 4 7 28 2 और 4 8 32 और 2 34। ठीक आ गया ना, 4089 आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ से आंसर से आइडिया लगाया है। तो बेटा जी ये आ गया -2। इसका निकाल दो एडजॉइंट और भाग कर दो, बिल्कुल डिटो यही आएगा। ये लंबा है क्वेश्चन, मैं फिर कह रही हूँ ये 2 नंबर के हिसाब से बहुत लंबा है। एडजॉइंट ए बी, ये ए बी प्रोडक्ट आई है, इसका एडजॉइंट करोगे तो फिर वही इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के साइन बदल दो, हो गया। अब आपने निकालना है ए बी का इन्वर्स, तो इस एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे। डिटर्मिनेंट है भैया -2, माइनस को अंदर ले जाओ तो बाहर तो रह गया 1/2, अंदर रह जाएगा -61 प्लस का 87 प्लस का 47 और माइनस का, जरा इन दोनों को मैच करो 1 और 2 को, देख लो ध्यान से। वही आंसर यहाँ आ रहा है और वही यहाँ आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए का इन्वर्स। तो बहुत लंबा क्वेश्चन है 2 नंबर के हिसाब से, बट आ गया तो करना तो पड़ेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डिफ्रेंशिएट करना है, बंद तो नहीं किया होगा, डिफ्रेंशिएट करना है हमने क्वेश्चन नंबर 6 को। y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, बहुत ध्यान से देखना, साइन स्क्वेयर x 5। ठीक है भाई, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब सेकंड को ध्यान देना, मैं क्या कर रही हूं, साइन स्क्वेयर x 5 यानी साइन x 5 की पावर 2 है, क्लियर है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन, क्लियर। पहला एज इट इज, सेकंड की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ध्यान देना पावर आगे साइन x की 5 की पावर 1 रह जाएगी और इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट अब हम करेंगे। आ रही है कहानी समझ में, प्लस ये एज इट इज कॉस थीटा, कॉस की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगी माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब की एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन। गॉट इट, समझ आ रहा है। पावर का ध्यान रखना, 2 आगे कोस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 और साइन थीटा की हो जाएगी कोस एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 को फिर करोगे एक्स की पावर 5 की डिफ्रेंशिएशन 5 एक्स की 4, तो 5 आएगा, 5 आगे आके इसके साथ मल्टीप्लाई होके 10 हो जाएगा, साथ में एक्स की 4 प्लस माइनस एक्स क्यूब की हो जाएगी 3 एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5
और साइन एक्स क्यूब। ये इतना लंबा आंसर है, थोड़ा लंबा है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल है। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स को लिया, कौन सा है ये, 7th। y हो गया भाई टेंजेंट इनवर्स एक्स, y डैश हो गया 1/1 + x²। इसको आप ले सकते हो 1 + x² की पावर -1। एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करो, पावर आगे करवाया था ये मैंने उस दिन, पावर आगे सारे की पावर 1 और कम, और 1 + x² की एक बार फिर से भाई पावर आगे, पूरे की पावर 1 कम, और इस बेस की फिर डिफ्रेंशिएशन। तो -1 1 + x² की पावर -2 × 2x। इसको तो इकट्ठा कर लो -2x, और जो ये नेगेटिव पावर है ये नीचे आकर हो जाएगी पॉजिटिव, ये आ जाएगा आंसर। अगले पे चलें, 8th पे आ जाओ। इंटीग्रेट द फंक्शन। इंटीग्रेट करना है, अंडर रूट के अंदर है 8 + 3x - x² dx। अंडर रूट में है, x² के आगे माइनस है, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन को i का नाम दे दिया करो, बहुत ध्यान से समझना। जो भी काम करना वो अंडर रूट के अंदर ही करना है। इसमें से माइनस कॉमन लो, ये बन जाएगा x² - 3x - 8 dx। इस तरह के क्वेश्चन को हम करते हैं स्क्वायर कंप्लीशन मेथड से। इसके अंदर स्क्वायर कंप्लीट करना होता है, x² के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई कोफिशिएंट 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। तो हम क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट लेते हैं, प्लस माइनस को भूल जाओ, 3 है, उसका आधा करो और उसका कर दो स्क्वायर। इस ब्रैकेट में 9/4 जोड़ दो और 9/4 माइनस कर दो, माइनस बाहर है। x², ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, तो हम चाहेंगे कि हमारा टाइम कम से कम लगे। तो जो जमा वाला 9/4 है वो तो यहाँ ले आओ। बात समझ आ रही है भाई, x² - 3x जमा 9/4। और अब इसको चाहे यहाँ कर लो, चाहे -8 - 9/4 कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड क्लोज द ब्रैकेट, इसको बड़ी ब्रैकेट लगा लो। कोई समस्या यहाँ तक? पक्का? बहुत ध्यान से देख लो। चलो, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा x। मैंने ये बताया है एक दिन और कि इसमें 2 ही फॉर्मूले लगेंगे, या तो प्लस का लगेगा या माइनस का, a + b का वर्ग लगेगा या a - b का वर्ग। तो a - b का वर्ग लगेगा तो ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, x - 3/2 का होल स्क्वायर। और इसको ध्यान दो, 4 × 8 = 32, 32 और 9 ये आएगा -41/4, माइनस का 41/4, और पूरी ब्रैकेट के बाहर माइनस, और इस पूरे पे फिर से अंडर रूट। ठीक है, ये लेंथी है थोड़ा सा भाई। आगे बढ़ूँ, अब माइनस को फिर अंदर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस है, बाहर निकाल नहीं सकते, आयोटा बन जाएगा। तो अंदर वापस ले जाके इसको एडजस्ट कर दो। dx नहीं लगाया, या dx लगा देना। जब ये पहले तो लगा लो अंडर रूट, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये तो बन जाएगा प्लस का, और इसके आगे आ जाएगा माइनस, सारे का अंडर रूट dx। अब किसी बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कर दो, नहीं याद है तो इसको z मान लो। कई बच्चों को डायरेक्ट नहीं आता, तो तुम क्या कर दो भाई, x - 3/2 को z पुट कर दो, तो dx क्या बन जाएगा, dz। और ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बन जाएगी, dz बाय इसको आप लिख सकते हो √41/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा z का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कौन सा फॉर्मूला है अब ये, a² 1/a² - x² का अंडर रूट dx। क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा भाई साइन इनवर्स प्लस c। तो सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा,
इसको लगा दो। अब ये 2 के हिसाब से बढ़ा दे रहा है, ये साइन इनवर्स x की जगह आ जाएगा z बाय a का मतलब है √41/2 प्लस में c। अब इसको वापस रखना पड़ेगा x माइनस 3/2, तो ये बनेगा साइन। अब ये ध्यान देना थोड़ा सा, ये जब मैं यहाँ रखूँगी ना x माइनस 3/2 और नीचे मेरा है √41/2, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ 2 को एलसीएम ले लो। जब तुम 2 को एलसीएम लोगे तो ये 2x माइनस 3 बनेगा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 प्लस c। इसमें आप ये कर सकते थे कि ये z पुट किया है ना, ये इतना पार्ट छोड़ के डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकते हो, जिन बच्चों को फॉर्मूला याद है। चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, फिर से इंटीग्रेशन का 2 आ गए, ये इंटीग्रेशन के हैं, 2 डिफरेंशिएशन के आ गए हैं, 2 मैट्रिक्स के आ गए हैं। पैटर्न नोट करते चलना, मैं एक वीडियो बना भी दूंगी किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 0 to π/2 अंडर, ये रटा रटाया सवाल होता है इस तरह का, √of sin x, √of sin x, √of cos x dx। फॉर्मूला है हमारा, आइडेंटिटी है हमारी 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। वो वाला फॉर्मूला अपना लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to π/2। ध्यान देना भाई, ये बन जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स का अंडर रूट, नीचे भी आ जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स का अंडर रूट प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स का अंडर रूट dx। साइन 90 माइनस थीटा, अरे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये भी बन जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा dx। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 डायरेक्ट कर दूं, 1 + 2 करोगे तो ये तो बन जाएगा 2i। ये दोनों जुड़ के एक दूसरे को काट देंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, कर लोगे ना। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, तो ये आ जाएगा x 0 to π/2 और 2i इज इक्वल टू आ जाएगा π/2 और i की वैल्यू आ जाएगी π/4। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये अभी क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx माइनस y इज इक्वल टू कॉस x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूँ। देखो, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास क्वेश्चन आता है तो कई बच्चों को ये दिक्कत हो जाती है कि कौन से मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। ठीक है, हमारे पास 3 ही मेथड है। पहला है वेरिएबल सेपरेबल का, जो कि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं। दूसरा मेथड होता है होमोजीनियस का, जो कि नहीं है। तीसरा बच जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम इस इक्वेशन को कंपेयर करने जा रहे हैं, ध्यान देना, कंपेयरिंग विद dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। p भी x का फंक्शन है, क्यू भी, तो y के साथ जो है वो p है, तो यहाँ y के साथ क्या है, -1 है। क्यू कौन सा होता है, राइट साइड वाला, cos x। फिर आपको इसमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, तो e की पावर -x हो जाएगा, जिससे हम 1/e की पावर x कह सकते हैं। अब हमारे पास डायरेक्ट तरीका होता है इसके जनरल सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन नहीं, हम 1/e आएगा e की पावर x। अब हम यहाँ ले लेंगे जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c y, और ये आ जाएगा 1/e की पावर x इज इक्वल टू
इज इक्वल टू में यहाँ क्यू की वैल्यू रख देंगे। क्यू की वैल्यू है भाई कॉस एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/e⁻x dx प्लस में c। अब ये यहाँ थोड़ा सा मुश्किल आएगी हमें इसको इंटीग्रेट करने में, तो इसको i मान लो। पहले तो इसको लिख लो भाई y इंटू e⁻x और ये हो जाएगा i प्लस c। अब इस i को सॉल्व करो। i क्या है cos x इंटू e⁻x dx। आइलेट का जो नियम कहता है वो क्या कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट लेना है और एक्सपोनेंशियल को हमने सेकंड। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस पहले की डिफरेंशिएशन। सेकंड की करोगे इंटीग्रेशन तो e⁻x/-1 dx आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ एज इट इज रहने दो, माइनस e⁻x cos x। देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये आ गया sin x e⁻x dx। एक बार फिर इंटीग्रेट करो, ये लंबा है 2 नंबर के हिसाब से आपका क्वेश्चन। माइनस e⁻x cos x माइनस, फिर ध्यान देना भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस ऑफ e⁻x आएगा। माइनस, ध्यान देना फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन जो कि माइनस आएगी ये प्लस हो जाएगी और ये हो जाएगा dx। बहुत ध्यान से देखेंगे आगे, ये माइनस का ये प्लस का, इन दोनों टर्म्स में e⁻x मैं कॉमन ले लूँ तो ये तो बन जाएगा, तो ये तो आ जाएगा भैया प्लस का sin x और ये आ जाएगा माइनस का cos x। और अगर इस टर्म पे ध्यान दो तो ये एग्जैक्ट यही वाली टर्म दोबारा आ गई है जो कि हमारा i है, ये जमा का है, यहाँ से ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस का i हो जाएगा और इस i को इधर लाओगे तो ये बन गया 2i इज इक्वल टू e⁻x ब्रैकेट में sin x माइनस cos x। 2 को यहाँ से हटा देंगे, 2 को यहाँ से हटा देंगे तो जो i की वैल्यू है ये आ जाएगी। और इस वैल्यू को अब आप ध्यान दें, इस वैल्यू को दोबारा ऊपर ले जाओ, कहाँ रखोगे, यहाँ पर रखोगे इसके अंदर, तो हमारा आंसर आ जाएगा y e⁻x इज इक्वल टू i प्लस सी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आंसर आपका y e⁻x इज इक्वल टू i ये है e⁻x/2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान देना, सी की जगह आप c1 ले लेना और इसको सॉल्व कर देना। e⁻x से यहाँ भी भाग करोगे, यहाँ भी भाग करोगे तो ये तो हट के y रह जाएगा, यहाँ भाग करोगे तो ये 1/2 इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये c उधर चला जाएगा e⁻x, ये ऊपर जाके ये बन जाएगा। अब आप चाहो तो 2 को भी उधर ले जाके इसको c1 को c में बदल सकते हो और चाहो तो c1 को यही रहने दो और अपना इतना आंसर छोड़ सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं, ये है भाई सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। हिंदी में स्टेटमेंट पीछे थी, यहाँ इंग्लिश में है। 11th 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls। 10 ब्लैक हैं और 8 रेड बॉल्स हैं आपकी, और 2 बॉल निकाल रहे हैं विद रिप्लेसमेंट, यानी एक बॉल निकाली उसको वापस रखा फिर दूसरी बॉल निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। इस बात का आपने ध्यान रखना है, उसने ये नहीं कहा कि पहली ब्लैक है दूसरी रेड है, एक रेड है एक ब्लैक है। तो आप ले लो कि लेट बी इज द इवेंट दैट ब्लैक बॉल इज आउट एंड आर बी द इवेंट दैट रेड बॉल इज आउट। अब ध्यान दो, हमने प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है कि 1 इज ब्लैक एंड 1 इज रेड। ठीक है, 2 घटनाएं हो सकती हैं, 2 केस हमारे हो सकते हैं।
कि पहली ब्लैक है और दूसरी रेड है, या पहली रेड है और दूसरी ब्लैक है। और का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब हम प्लस कर देंगे B1R2 और ये और यूनियन में बदल लो, फिर ये प्लस में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 B2। यहाँ आपकी लग जाएगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जब हम पहली बॉल निकाल रहे हैं तो उसको हम वापस रख रहे हैं, तो ये सेपरेट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 और भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। बिल्कुल सिंपल है। अब ये सवाल आगे, B1 का मतलब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी जो कि हमने निकाली नहीं है, तो आप यहाँ पे चाहो तो पहले यहाँ निकाल सकते हो कि भाई ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान देंगे बॉल्स कितनी थी हमारे पास, 18 बॉल्स थी, जिनमें से 10 ब्लैक हैं और 8 रेड हैं, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/18 और भाई रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/18, ये हो जाएगा 5/9 और ये हो जाएगा 4/9। इनको यहाँ रख दो। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई 5/9, रेड की कितनी हो जाएगी 4/9, रेड की कितनी हो जाएगी 4/9 और ब्लैक की कितनी हो जाएगी 5/9, और ये आ जाएगा 20/81 प्लस 20/81 और ये हमारा आ जाएगा 40/81। तो ये था हमारा कंप्लीट सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर सी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई डाउट है देन डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने डाउट्स आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।